गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वेजिटेशन टाइप को स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन वो है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी पर्वतीय वन, यानी जो हमारे माउंटेन्स पर वेजिटेशन का प्रकार पाया जाता है, वेजिटेशन टाइप पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना है। इंडिया का जो मेन लैंड है वो बहुत ही वर्सटाइल है और बहुत ही वास्ट है। मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को दो टेम्परेट जोन में डिवाइड करती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये वास्ट एरिया है इंडिया का, इस वास्ट एरिया पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो सोलर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अलग अलग एरिया में पाए जाने वाले रिलीफ्स के जरिए डिराइव होगा। यानी इनका प्रभाव पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर प्लेस पर कितनी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही। जो वर्षा है, जो रेनफॉल है, जो प्रेसिपिटेशन है, उस पर भी इन लैंड रिफॉर्म्स का इंपैक्ट पड़ेगा। यानी जहां पर जिस तरह के लैंड रिफॉर्म होंगे उसका भी इंपैक्ट वहां पर होने वाली बारिश पर पड़ना है। तो सीधी सी बात है, जब इतने सारे फैक्टर्स मर्ज होकर एक साथ काम करते हैं तो वहां पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, जो वेजिटेशन सिस्टम है, उस पर भी इन सारे फैक्टर्स का फर्क पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन सिस्टम को इंपैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ठीक ना। हम देखते हैं क्या, आप ग्लोबली समझने की कोशिश करिए इसको, कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है। ठीक ना बेटा। और ग्लोब पे ये हमारी इक्वेटर। जो बेटा इक्वेटर का एरिया होता है, आपको पता है कि वर्ष भर यहाँ पर जो एनर्जी, जो सोलर एनर्जी का जो एब्जॉर्ब करती है अर्थ, वो हमारा इस एरिया में सबसे ज्यादा करती है। यानी जो हमारा इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटोरियल जोन का मतलब हो गया 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 5 डिग्री साउथ। ये जो इक्वेटोरियल जोन है हमारा, ये पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्बेशन करती है। अब देखिए, एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, यानी गर्मी जब ज्यादा मिलेगी तो क्या होगा, वहां पर वेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, इवेपोरेशन होगा। वाटर है, वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड्स ज्यादा बनेंगे, और जब क्लाउड्स ज्यादा बनेंगे तो वहां बारिश ज्यादा होगी। बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर वेजिटेशन सिस्टम डेवलप होगा, बड़ा ही वर्सटाइल वेजिटेशन सिस्टम होगा, एक हॉट स्पॉट जनरेट होगा। जब वहां पर वेजिटेशन सिस्टम ज्यादा होगा, यानी पेड़ पौधे पत्ते ज्यादा होंगे, तो इन पर डिपेंड करने वाली स्पीसीज भी ज्यादा होंगी, यानी पेड़ पत्तों को खाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। फिर इन पेड़ पत्तों को खाने वाले जो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, उनको खाने के लिए फिर कार्निवोरस भी यहां पर ज्यादा पाए जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो सोलर एनर्जी है, इसका सेंट्रलाइजेशन अर्थ के जिस एरिया पर ज्यादा है, उसी एरिया पर हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को ज्यादा मिलती है। दैट मीन्स if we go from equator to north pole and from equator to south pole, what we get, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, जो एनर्जी का एब्जॉर्बेशन है, जो सोलर एनर्जी का एब्जॉर्बेशन है, वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। यानी गर्मी कम होती चली जाएगी। दैट मीन्स आपको पता है कि यहाँ पर पानी ही पानी होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नॉर्थ पोल पर बर्फ होती है। यानी टेम्परेचर मान लेते हैं कि अगर यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ -63 डिग्री हो जाएगा जो नॉर्थ पोल का टेम्परेचर है। यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डाउन हुआ। सेम कंडीशन साउथ पोल पर भी होगी, माइनस में। क्या हो रहा है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर गिर रहा है, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर गिर रहा है। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर गिरेगा तो जो वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है, उसकी भी क्वांटिटी में फर्क आएगा, बिल्कुल फर्क आएगा। बारिश की मात्रा में फर्क आने से वहां के वेजिटेशन सिस्टम पर फर्क आएगा। उस वेजिटेशन सिस्टम पर डिपेंड करने वाले
हर्बीवोरस एनिमल्स पर फर्क आएगा, उस हर्बीवोरस पर डिपेंड करने वाले कार्निवोरस पर, उस कार्निवोरस पर डिपेंड करने वाले प्रीडेटर्स पर, इन सारे लोगों पर फर्क आएगा। तो एक चीज और देखेगी, पहले हमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर कम होती जाएगी, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाने पर कम होती जाएगी। जो टेम्परेचर है वो भी इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए कम मिलेगी हमको। जो पॉपुलेशन है, इंसानों की पॉपुलेशन है, जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, वो भी हमको देखने को कम मिलती है फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल और इक्वेटर टू साउथ। ओके, अब देखिए जो वनों के प्रकार हैं, जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, निश्चित ही इसमें भी वर्सेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो इक्वेटर के आसपास जो रेन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट सिस्टम डेवलप होगा वो रेन फॉरेस्ट होगा। उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होगा। उसके बाद फिर हम और आगे जाएंगे, ठंडी जगहों पर जाएंगे तो वहां पर टुंड्रा वेजिटेशन डेवलप हो जाएगा। यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट से, सॉरी, इक्वेटर से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट और नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर टुंड्रा फॉरेस्ट। यानी ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उससे ठंडी जगहों पर जाने पर जो फॉरेस्ट सिस्टम मिल रहा है हमको वो मिल रहा है टुंड्रा, यानी ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर गिर रहा है। सिर्फ टेम्परेचर को ही आप अपने दिमाग में रखिए कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल या इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर गिर रहा है। जब टेम्परेचर गिर रहा है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से तो टुंड्रा फॉरेस्ट मिल रहा है। ये होराइजन में हो रहा है, क्षितिज पे हो रहा है, समतल पर हो रहा है। अब इसी चीज को इमेजिन करिए अल्टीट्यूड पे। जब आप ओशियन सरफेस से ऊपर जाएंगे, आपको पता होगा टेम्परेचर गिरता है। यहां भी क्या हो रहा है, इक्वेटर से नॉर्थ या इक्वेटर से साउथ जाने पर टेम्परेचर गिर रहा है। आप ओशन सरफेस से ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर गिरेगा, तो हमको वेजिटेशन सिस्टम का इंपैक्ट क्या मिलेगा? इंपैक्ट बिल्कुल यही मिलेगा जो सिस्टम यहां पर फॉलो हो रहा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट से टुंड्रा। उसी तरह से जब हम ओशन सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट से टुंड्रा या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से टुंड्रा वेजिटेशन सिस्टम हमको मिलेगा। इंडिया में जो फॉरेस्ट सिस्टम है, जो हमारा वेजिटेशन सिस्टम है, वो दो चीजों पर आधारित है। वो दो चीजों को फॉलो करता है। पहला बारिश को फॉलो करता है, यानी प्रेसिपिटेशन को फॉलो करता है, और दूसरा हाइट को फॉलो करता है। तो बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारा होराइजन और अल्टीट्यूड के वेजिटेशन। अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाने पर, और होराइजन में इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाने पर क्या सिमिलरिटीज हैं वेजिटेशन सिस्टम। अब देखिए अगली बात कि हम बात कर रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट की, इसी के लिए इतनी कहानी बताई गई आपको। तो इंडिया के जिस एरिया में माउंटेन्स हैं वहां पर माउंटेनियस फॉरेस्ट है। तो मेजरली हम कैटेगराइज करेंगे जो इंडिया का ये ऊपर वाला एरिया है, यानी जहां पर हमारा हिमालय पाया जाता है, ये है बेटा वो एरिया। इसी एरिया में हमारे माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए अब समझिए कैसे। जब मैंने बताया तो देखिए 0 मीटर से अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पर हम हिमालय में जाए, कहां से कहां तक बेटा? 0 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो 0 मीटर है ये ओशियन सरफेस को बताता है। हम कुछ ना कुछ ऊंचाई पर हैं ओशियन सरफेस के, हम 0 मीटर पर नहीं है। तो अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको 1000 to 2000 मीटर में, यानी 1000 से 2000 मीटर के अल्टीट्यूड पर हमको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक ना। और उसके बाद फिर ऊंचाई पर जैसे ही हम गए कहां से कहां तक? 1500 मीटर से 3000 मीटर तक। अब यहां पर एक सबमर्ज लैंड होगा, सबमर्ज जोन होगा, यानी 1500 मीटर से 2000 मीटर के बीच में एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाएंगे और वेट टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाए जाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। मैं क्या बताया कि जब आप हायर अल्टीट्यूड पर यानी हिमालयन एरिया में आप जाएंगे तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, या सीधे सीधे अगर सरल शब्दों में कहें मानसूनी फॉरेस्ट मिल जाएगा आपको, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी लिए हुए कुछ वेजिटेशन सिस्टम आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब ये 1000 to 2000 स्टार्ट होता है। अब देखिए जो अगला एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा वो मिलेगा आपको 1500 मीटर से
3600 मीटर तक, कहां तक बेटा? 1500 मीटर से 3600 मीटर तक आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। यानी एक बीच का ये जो कॉमन जोन आ रहा है, इस जोन में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी वाले भी कुछ ट्रीज मिल जाएंगे और वेट टेम्परेट फॉरेस्ट वाले प्रॉपर्टी के भी कुछ ट्रीज मिल जाएंगे। सॉरी, इसके ऊपर आप जब 3000 मीटर से 3600 मीटर के बीच में रहेंगे। कहां से बेटा? 3000 मीटर से 3600 मीटर के बीच में रहेंगे तो आपको वहां पर ग्रास लैंड देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर जब वहां पर ग्रास पैदा हो सकती है तो कोई ट्री क्यों नहीं पैदा हो सकता है, क्यों ग्रास लैंड ही मिल रहा है वहां पर? तो आप सपोज करिए कि ट्री जितना बड़ा होगा उसको उतनी ज्यादा वाटर की जरूरत होगी। यानी उसी तरह से जैसे कोई बच्चा या कोई इंसान जितना बड़ा है, जितना वयस्क है, जितना एडल्ट है, वो उतना ज्यादा क्वांटिटी में फूड कंज्यूम करता है। लेकिन एक छोटा बच्चा, उसकी नीड्स कम है तो वो कम क्वांटिटी में फूड का कंज्यूमशन करता है। तो इसी तरह से जो ग्रास होती हैं, ग्रासेस को कम क्वांटिटी में वाटर की जरूरत होती है, तो इस वजह से ये उन जगहों पर भी पैदा हो जाती हैं जहां पर कम पानी है। अगर पानी बिल्कुल नहीं है या बहुत जरा सा है तब तो वहां पर लंबे समय के बाद डेजर्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक ना? तो यहां पर बेटा क्या मिलेगा हमको? 3000 to 3600 मीटर के बीच में ग्रास लैंड मिलेंगे। देखिए, गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब से मिलेंगे। ये बेटा भेड़ बकरे वगैरह पालते हैं। आप बकरवाल के बारे में सुने होंगे, अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के इशू को लेकर ये ट्राइब काफी ज्यादा चर्चा में था। कुछ एक्यूज हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। आप न्यूज पे ढूंढेंगे बकरवाल के बारे में आपको मिल जाएगा। गुज्जर्स एंड बकरवाल इन ग्रास लैंड में पाए जाते हैं। इनके जो मवेशी होते हैं उनको वो चराते हैं, मतलब ग्रेजिंग के लिए वो इन एरियाज में डिपेंड करते हैं। अब अगर 3600 मीटर के ऊपर जाए तो बेटा मैंने बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई भी चलते जाएंगे आपकी ठंड बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। तो इस ऊंचाई पर टुंड्रा वेजिटेशन डेवलप होता है, ठीक ना बेटा? कौन सा? टुंड्रा वेजिटेशन। साथ ही साथ अगर आप 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच में जो मैंने बताया आपको, इसमें आपको कोनिफेरियस फॉरेस्ट मिलेंगे। कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे? कोनिफेरियस फॉरेस्ट। कोनिफेरियस फॉरेस्ट इनको इसलिए कहा जाता है कि इनके जो ट्रीज की शेप होती है वो कोन के जैसी होती है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है तो इनकी शेप कुछ इस तरह से होगी, तो इस वजह से इनको बेटा कोनिफेरियस फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे अल्पाइन मिल जाएगा आपको, अल्पाइन ट्री मिल जाएगी, और इस तरह से आपको यहां पर कोनिफेरियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। थैंक यू बच्चों। अपने बुक का हम लोग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वेजिटेशन सिस्टम इन इंडिया, या कह लें नेचुरल वेजिटेशन, उसको हम लोगों ने लगभग खत्म कर चुके हैं। अब आप एक तरह से चीजों को समझने की काबिल हो चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर में है नेचुरल वेजिटेशन में एंड वाइल्ड लाइफ में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में, वो वाइल्ड लाइफ की बात करता है। असल में जितना इंपॉर्टेंट ये वेजिटेशन सिस्टम हमारे लिए होता है उतना ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाइल्ड लाइफ होती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन को समझने के लिए हमको समझना जरूरी है कि इकोसिस्टम क्या है। आप लोग इसको समझे हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसको एक टर्म को डिवाइड कर, इस टर्म को एक बार और फिर समझ लेते हैं। देखिए, इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। पहली बायोटिक और दूसरी एबायोटिक। ठीक ना बेटा? जितनी भी इस संसार में, इस वर्ल्ड में बायोटिक चीजें हैं, तो वो कुछ बायोटिक चीजों से घिरी होती हैं और कुछ एबायोटिक चीजों से घिरी होती है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, समझिए। बायोटिक मतलब जिनमें जीवन है और एबायोटिक मतलब जिनमें जीवन नहीं है। ठीक? जितनी भी बायोटिक चीजें हैं वो अपने चारों तरफ कुछ एबायोटिक चीजों से घिरी हुई। ठीक है बेटा? साथ ही साथ बायोटिक चीजें अपने चारों तरफ कुछ बायोटिक चीजों से भी घिरी होती है। शब्दों पे कंसंट्रेशन होना चाहिए सबका, तभी चीजें क्लियर होगी।
मतलब कहने का कि एक जो बायोटिक एलिमेंट है, एलिमेंट कहना ठीक नहीं होगा, एक जो कोई बायोटिक जीव है या एनिमल है या इंसान ही है या बर्ड है या कोई मैस्कीटो ही ले लो, कुछ भी है लेकिन उसमें जीवन है, या कोई ट्री ही ले लो, तो वो अपने चारों तरफ कुछ एबायोटिक चीजों को पाएगा और कुछ बायोटिक चीजों को पाएगा। इस बायोटिक एलिमेंट को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इनसे एक रिलेशन बनाना होगा, इनसे एक रिलेशन बनाना होगा, तभी ये अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएगा। यानी बायोटिक एलिमेंट और एबायोटिक एलिमेंट का रिलेशन और बायोटिक एलिमेंट और बायोटिक एलिमेंट का रिलेशन। इसी रिलेशन की वजह से ही ये बायोटिक एलिमेंट जो बायोटिक जीव जो है ये अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं, ठीक ना। इसी इंटरडिपेंडेंसी को, ये जो आपस में आश्रितता है इनकी, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग कि सपोज कर लीजिए कि एक ट्री है, ट्री को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। और एक यदि ह्यूमन है तो इसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक ना बेटा। अब ट्री को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और ह्यूमन को ऑक्सीजन की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ट्री कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ये ट्री करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये ह्यूमंस या बायोटिक एलिमेंट्स करते हैं अपने रेस्पिरेशन में। तो इस तरह का रिलेशन बनता है, तब हम कहते हैं कि वहां पर इकोसिस्टम। ये रिलेशन बायोटिक बिटवीन बायोटिक टू बायोटिक हो सकता है, ये रिलेशन बिटवीन एबायोटिक टू बायोटिक हो सकता है, ठीक ना। अब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या कोई एबायोटिक एलिमेंट का भी कोई इकोसिस्टम हो सकता है। खैर ये प्रश्न विवाद का है, आप इस पर विचार अपने दे सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए वाइल्ड लाइफ, सोचिए एक ऐसी कंडीशन के बारे में जब जो ग्रेजिंग लैंड है हमारा, ग्रेजिंग लैंड में घास को खाने के लिए घोड़े ना हो, घास को खाने के लिए काऊ ना हो, घास को खाने के लिए बकरियां ना हो, ठीक है ना। तो वो जो ग्रास है वो तो बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी, यानी वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी, बहुत जगहों पर स्प्रेड कर जाएगी। अब सोचिए इसी तरह से जो हमारा माउस होता है, जो हमारा चूहा होता है, उसको खाने के लिए बिल्ली ना हो या फिर स्नेक ना हो, तो चूहों की संख्या बढ़ जाए। तो इस प्रकृति में, इस नेचर में जो बैलेंस बनाने का काम है वही इकोसिस्टम करता है। यानी इकोसिस्टम शुद्ध रूप से गतिमान रहे, शुद्ध रूप से चलता रहे, अच्छे से चलता रहे, इसके लिए जरूरत यही है कि जो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट हैं उनके बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक। तो वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जो हमारे यहाँ जीवन है वाइल्ड लाइफ, अगर इंडिया की बात करें, इसको बहुत डीप पे नहीं देखना है, तो दुनिया में हमारे यहाँ 90,000 एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है, यानी हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। 2000 तो बर्ड की स्पीसीज है जो कि पूरे वर्ल्ड का 13% आता है। 2546 स्पीसीज ऑफ फिश, मछलियों की इतनी ज्यादा प्रजातियां हैं जो कि ऑलमोस्ट 12% ऑफ द वर्ल्ड बनता है, ठीक ना बेटा। इसी तरह से इन जीवों को इस इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने के लिए हमको बचाना है, क्योंकि अभी क्या है कि रिलेशन चेंज हो रहे हैं, हम लोग उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के हो गए हैं, हमारा बिहेवियर कंजम्पशन का ही सिर्फ हो गया, हम सिर्फ कंजम्पशन करते हैं, उसके पीछे की चीजों को नहीं समझते हैं। इन वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, इस इकोसिस्टम को, इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंडिया में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 को। लाइव डिस्कशन क्लासेस में इसके बारे में डीप से चर्चा कर ली जाएगी।
साथ ही साथ आप ये समझिए कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ लायन एंड टाइगर। देखिए दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर लायन भी पाए जाते हैं और टाइगर भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। गिर नेशनल पार्क में बेटा टाइगर्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने बंगाल लायन के बारे में सुना होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क सुना होगा। सुंदरबन वही जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जहां मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज एरिया वो वहां पर डोमेस्टिकेट करते हैं कौन? बंगाल टाइगर। ठीक ना बेटा। साथ ही साथ अगर टाइगर की बात करें तो मध्य प्रदेश और जो हमारा हिमालयन का एरिया है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन क्षेत्रों में बेटा टाइगर्स पाए जाते हैं और इनके प्रिजर्वेशन के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे एक्ट भी बने हुए हैं। जैसे आप लोगों को पता करना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये कब हमारे यहाँ लॉन्च हुआ। साथ ही साथ कुछ हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं या समय के साथ वो विलुप्त हो जाने वाले हैं, उनके प्रिजर्वेशन का काम किया जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जा रही है, उनके हंटिंग पर रोक लगा दी गई है। वो उनकी हड्डियों से जो दवाइयां बनती हैं या जो उनकी जो स्किन है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके यूज को डिमोलाइज किया जा रहा है और पूरी दुनिया में इनके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो इन सारे प्रयासों से वाइल्ड लाइफ को हमारे यहाँ प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है।